एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं विश्व का भूगोल, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो भी कोई भी स्टेट पीसीएस हो या फिर वनडे एग्ज़ाम हो, जैसे कि एसएससी के द्वारा कंडक्ट की जाने वाले एग्ज़ाम सीजीएल या सीएचएसएल में। सामान्य रूप से ये जीएस में आपका उपयोगी होगा। और प्रयास ये रहेगा कि विश्व का भूगोल मैं आपको 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करवा दूं, और उसके बाद भारत का भूगोल भी 1 से 2 वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। और इससे भी ज़्यादा अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो आपको हमारे एनसीईआरटी सीरीज़ को रेगुलर बेसिस पे देखना पड़ेगा, जो कि मैं पार्ट वाइज उसको अपलोड करता हूँ और वो वाइट बोर्ड पे समझाते हुए मैं उसको कर रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम में 6 क्लास का भी चल रहा है और हिंदी मीडियम वालों के लिए 8th क्लास का भूगोल चल रहा है। तो आइए ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं अपना ये शुरू करता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने मित्रों तक इसे शेयर अवश्य करें। तो शुरू करते हैं। तो ये है विश्व का भूगोल, यानी कि ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। जियोग्राफी लैटिन के 2 वर्ड से मिलके बना है, जियो प्लस ग्रेफिया। जियो मीन्स होता है अर्थ, अर्थ यानी कि पृथ्वी, और ग्रेफिया मतलब होता है टू एक्सप्लेन, यानी कि कह सकते हो वर्णन करना। पृथ्वी के धरातल का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। जियोग्राफी शब्द की अगर बात करें तो इसका पहली बार प्रयोग एक यूनान के विद्वान थे एरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। एरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का पिता यानी फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी माना जाता है। भूगोल के जनक की अगर बात करें तो वो थे हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है, यानी कि भूगोल के पिता कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। लेकिन अगर सिस्टमेटिक ज्योग्राफी की बात करेंगे, व्यवस्थित भूगोल की, तो उसके पिता है एरेटोस्थनीज। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग पृथ्वी पे हैं। पृथ्वी कहाँ है? सौरमंडल में है। सौरमंडल कहाँ है? तो मंदाकिनी यानी कि आकाशगंगा में है। और आकाशगंगा कहाँ है? तो ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स में है, या फिर कॉस्मोस कह सकते हो, कॉस्मोस में है। तो इसलिए हमें जो है ना सबसे पहले जानना है ब्रह्मांड को संक्षिप्त रूप में। तो ब्रह्मांड यानी कॉस्मोस। सूक्ष्मतम, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, सूक्ष्मतर मतलब होता है उससे छोटा, और सूक्ष्मतम मतलब होता है सबसे छोटा। अणु मतलब होता है परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। तो फिर परमाणु किसे कहते हैं? तो वह सूक्ष्मतम कण जिसको भौतिक विधि के द्वारा आप और अधिक छोटे नहीं कर सकते, उसे हम परमाणु कहते हैं, और परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। तो यानी कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल मंदाकिनियों, यानी कि विशाल मंदाकिनी किसे कहते हैं? जो तारे, ग्रह, उपग्रह एवं अन्य खगोलीय पिंडों के समूह को मंदाकिनी कहा जाता है। तो खगोलीय पिंड सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल मंदाकिनियों तक खगोलीय पिंड के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। निकोलस कोपरनिकस ने सर्वप्रथम यह मत व्यक्त किया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, न कि पृथ्वी। यानी कि कोपरनिकस से पहले ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी को माना जाता था, जिसका खंडन निकोलस कोपरनिकस ने किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। यानी कि खगोल विज्ञान फिर क्या आता है कि ग्रह, उपग्रह, तारे इत्यादि से संबंधित खगोल का अध्ययन, यानी कि अंतरिक्ष का अध्ययन करना क्या कहलाता है? खगोल विज्ञान कहलाता है। यानी कि जिस विषय में इसका अध्ययन किया जाता है उसे खगोल विज्ञान कहते हैं, और जो इसका अध्ययन करता है उसे खगोल शास्त्री कहते हैं। तो
कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है, यानी कि आधुनिक खगोल विज्ञान को उत्पन्न करने वाले कोपरनिकस को ही माना जाता है। महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, इसको 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था, जिनका जीवन काल था 1894 से 1966 ईस्वी। और बाद में रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इसकी व्याख्या की, यानी कि इसको एक्सप्लेन किया। अब जान लेते हैं कि आखिर महाविस्फोट सिद्धांत में बताया क्या गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सभी, ये बताया गया है कि ब्रह्मांड के उत्पत्ति के समय सभी पदार्थ प्रारंभ में पिंड की अवस्था में थे, जिनका आयतन बहुत ही कम और तापमान और घनत्व बहुत ही ज़्यादा था। बहुत ही ज़्यादा संकेंद्रण मतलब केंद्र में बल लगने के कारण इसका क्या हुआ, विस्फोट हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का बिखराव हुआ और उनसे अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ और तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार हो रहा है। अब आगे की अगर हम बात करें तो आगे है सौर मंडल। सौर मंडल सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में, कक्षा मतलब क्या कि एक निश्चित पथ पे, निश्चित रास्ते में चक्कर लगाने वाले तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं आदि पिंडों का समूह सौर मंडल कहलाता है। हमारा सौर मंडल जिसमें स्थित है उसको मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं, क्योंकि दूध के नदियों के रूप में यह प्रतीत होता है, इसलिए इसे दुग्ध मेखला कहते हैं। सूर्य की अगर बात करें तो सौर मंडल का मुखिया सूर्य है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है। सूर्य की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। अगर पृथ्वी से इसकी तुलना करें तो 13 लाख पृथ्वी को अगर आप एक साथ जोड़ेंगे तो तब सूर्य के बराबर का आकार बनेगा। अगर सूर्यातप की बात करें तो सूर्यातप क्या होता है कि सूर्य से आने वाली गर्मी, तो सूर्यातप की अगर बात करें तो अगर मान लें कि सूर्य से 2 अरब किरणें निकलती हैं तो उसमें से मात्र 1 किरण पृथ्वी को प्राप्त होता है, यानी कि 2 अरबवां हिस्सा सूर्यातप का पृथ्वी को प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड यानी कि 499 सेकेंड का समय लगता है। लगभग ये इसलिए बताया गया है क्योंकि कहीं पे ये जल्दी पहुंच जाता है, कहीं पे लेट पहुंचता है, तो इसलिए ये कहा गया है लगभग। यानी कि देखिए सूर्य उदय किधर होता है, पूरब में, तो पूरब के जो देश हैं वहाँ पे जल्दी पहुँच जाता है और जैसे जैसे पश्चिम की तरफ जाता है तो वहाँ पे समय लगता है। तो सूर्य के में जो ऊर्जा है, सूर्य के समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, ये फिजिक्स का मैटर है, फिजिक्स में इसको आप अच्छे तरीके से समझेंगे। नाभिकीय संलयन क्या होता है, वैसे न्यूक्लियस में डिफ्यूजन जो होता है, यानी कि हाइड्रोजन और प्लस हीलियम गैसों के बीच जो डिफ्यूजन होता है उसके कारण ही सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होते रहता है। सौर मंडल के पिंड यानी कि बॉडीज ऑफ सोलर सिस्टम, सौर मंडल में वर्तमान में 8 ग्रह हैं और दूरी के आधार पर अगर बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, जिसमें से 4 ग्रह जो हैं उसे आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। वह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये 4 ग्रह हैं आंतरिक या पार्थिव ग्रह। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण चट्टानों से हुआ है, यानी कि ठोस पदार्थों से हुआ है। और उसके बाद जो 4 है इसको बाह्य ग्रह या जोबियन ग्रह कहते हैं। यह है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब आगे देखिए, आकार के आधार पर, यानी कि अगर इसके आकार की अगर हम बात करें तो ग्रहों का अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम, सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ अगर चलोगे तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण, फिर है वरुण, फिर है पृथ्वी,
उसके बाद है शुक्र, फिर मंगल, फिर है बुध। यानी कि बुध एक ऐसा ग्रह है जो सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है। देखिए, अब इसके बाद एक स्थिति की बात कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये है आपकी पृथ्वी, यह है सूर्य, और इसके बीच में जब आ जाता है यह चांद, तो इससे क्या होता है कि इससे होता है जैसे कि अब यहाँ से ये जो सूर्य की किरणें हैं वो पूरी तरीके से पृथ्वी पर नहीं जा पाती है, तो इसी को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण का लगना। और यह अमावस्या के दिन में होता है। अमावस्या हर एक 15 दिन पे, देखिए हर महीने में अमावस्या और पूर्णिमा आती है। तो जैसे जैसे सूर्य मतलब चांद बढ़ते हैं तो आ जाता है, होता है पूरा फुल मून बन जाता है, तो उसको कहते हैं पूर्णिमा की रात। और जैसे जैसे चांद घटते जाता है तो वह रात जिस दिन बिल्कुल चांद नज़र नहीं आती है तो उसको अमावस्या की रात कहते हैं। उसके बाद अगर ग्रह की बात करें तो ग्रह क्या है? ग्रह क्या है? तो ग्रह जन वह खगोलीय पिंड जिसमें जो सूर्य के प्रकाश यानी कि तारे के प्रकाश से जन ऊर्जा प्राप्त कर, तारे से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और तारे के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में परिक्रमण करते हो, यानी तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो ग्रह के इस समय में सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें पहला है बुध, जिसमें पहला है अभी कौन सा? बुध। यह सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है, यानी कि सबसे पास वाला ग्रह है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 88 पृथ्वी दिवस लगता है, यानी कि पृथ्वी के दिन से 88 दिन लगता है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद सूर्य से दूरी के अनुसार शुक्र दूसरा ग्रह है। शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक और सर्वाधिक गर्म ग्रह है। अगर ये कहा जाए कि सबसे अधिक गर्म कौन सा ग्रह है तो वह है शुक्र। शुक्र को हम 3 नाम से जानते हैं, 3 अलग अलग नामों से भी जानते हैं। पहला है भोर का तारा, दूसरा है सायं का तारा और तीसरा है पृथ्वी की जुड़वा बहन। क्योंकि इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि घनत्व, आकार एवं व्यास में यह पृथ्वी के लगभग समान है। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद अगर सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे ग्रह की बात करें तो वह है पृथ्वी। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसको चंद्रमा कहा जाता है। और पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 अंश झुका हुआ है इस तरीके से। तो पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, यानी कि अपनी एक धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। और इसी को घूर्णन गति या दैनिक गति कहा जाता है, या इसी को परिभ्रमण गति भी हम कहते हैं। परिभ्रमण भी कहते हैं, घूर्णन या परिभ्रमण भी कहते हैं। इसी के कारण दिन और रात होता है। और दूसरी गति होती है पृथ्वी की जिसको हम कहते हैं परिक्रमण। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है, यानी कि परिक्रमा कहलाता है। तो सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकेंड का समय लगता है। यानी कि अगर हम बात करें तो लगभग 365.25 दिन का समय लगता है, जिसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। अगर पृथ्वी से सूर्य की दूरी की बात करें तो वह है लगभग 1536 मिलियन किलोमीटर। यानी कि अगर पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी की अगर बात करें तो वो 3 जनवरी NCERT कहती है
लेकिन 4 जनवरी अब हो चुकी है, निकटतम तिथि दूरी होती है। और इस स्थिति को पेरिहीलियन यानी कि उपसौर कहते हैं। 2021 में यह तिथि 2 जनवरी को हुई थी। इसके बाद अगर बात करें तो पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी यानी कि सबसे अधिक दूरी 4 जुलाई की होती है, और इस स्थिति को अपहीलियन यानी कि अपसौर कहते हैं। और 2021 में यह तिथि 5 जुलाई को हुई थी, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर थी। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन एवं रात बराबर होते हैं। अब कहेंगे गोलार्ध क्या होता है, तो अब जरा ये भी समझ लीजिए गोलार्ध क्या होता है। ये देखिए, ये पृथ्वी है, इसके लगभग बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, और विषुवत वृत्त से ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन एवं रात बराबर होते हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 या 22 जून को, जबकि दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। अब अगला ग्रह जो है, चौथा ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार, वह है मंगल ग्रह। वह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और लाल ये क्यों दिखाई देती है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल दिखाई देती है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। उसके बाद अगर बात करें 5वें नंबर पे सूर्य से दूरी के अनुसार, तो वह है बृहस्पति। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसी का उपग्रह है गैनीमीड, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और अभी अगर बात करें बृहस्पति के उपग्रह की, तो लगभग 80 उपग्रह हैं। इसके बाद अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे जो आकार में है और सूर्य से दूरी के अनुसार 6ठे नंबर का जो ग्रह है, वह है शनि। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के चारों ओर वलय यानी कि छल्ला पाए जाते हैं, जिनकी संख्या है 7। और शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या 82 यानी कि अभी लगभग 83 है। और शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है टाइटन, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के अगर कुल उपग्रह की बात करें तो वो लगभग 83 है। उसके बाद आता है 7वें नंबर पे सूर्य से दूरी के अनुसार, वह है अरुण, यानी कि जिसको इंग्लिश में कहा जाता है यूरेनस। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में की थी। और अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है, यानी कि उल्टा, पृथ्वी का बिल्कुल अपोजिट। उसके बाद अगर बात करें, पृथ्वी के अपोजिट होती है। अगर उसके बाद हम बात करें तो वह है वरुण, यानी कि सबसे सर्वाधिक दूरी पर यह स्थित है। और वरुण की खोज जर्मन खगोलविद जोहान गाले ने 1846 में किया था। वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है ट्रिटॉन। उसके बाद बात करते हैं ग्रह के बाद है बौने ग्रह, यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट। 2006 तक प्लूटो को यानी कि यम को भी ग्रह के श्रेणी में रखा गया था। लेकिन 2006 में जब खगोल विद्यों का यानी कि खगोल शास्त्रियों का एक मीटिंग हुआ, तो उसमें ये देखा गया कि जो यम यानी कि प्लूटो है, वो ग्रह के सभी मापदंडों का पालन नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो यम की खोज वर्ष 1930 में क्लाइड टाम्बेग ने की थी। और यम के अलावा और जो बौने ग्रह हैं वो है सेरेस, होमिया, मेकमेक, एरिस, और भी बहुत सारे बौने ग्रह हैं, लेकिन ये प्रमुख हैं। उसके बाद अगर बात करें तो उपग्रह की, तो उपग्रह क्या होता है, तो वह खगोलीय पिंड जो ग्रह की उसी प्रकार परिक्रमा करता है जैसे कि ग्रह
सूर्य का, तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यानी कि इस तरीके से आप इसे समझिए, इस तरीके से आप इसे समझिए कि जैसे कि ये सूर्य है और यहाँ पे ये चंद्रमा है और इसके बीच में पृथ्वी आ गई, तो अब क्या होगा कि यहाँ से इनके बीच में है तो यहाँ पे चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, यानी कि चंद्रमा पे रोशनी नहीं जाएगी, तो इसलिए इसको कहेंगे चंद्र ग्रहण। और ये हमेशा पूर्णिमा वाले दिन होता है। सौर मंडल के दूसरे पिंडों की अगर बात करें हम तो वह है क्षुद्र ग्रह। बृहस्पति और मंगल के बीच अधिकांश क्षुद्र ग्रह स्थित है, यानी छोटे छोटे पिंड है, छोटे छोटे ग्रह हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, ग्रहों के टुकड़े हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रहों के पृथ्वी से टकराने पर पृथ्वी की सतह पर विशाल गर्त यानी कि गड्ढा का निर्माण हो जाता है। इसके बाद है धूमकेतु यानी कि कोमेट। धूमकेतु सौर मंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। धूमकेतुओं की पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत यानी कि सूर्य के उल्टी दिशा में होती है और धूमकेतुओं को पुच्छल तारा भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी को अच्छे तरीके से जानने के लिए आपको दो रेखाओं के दो कोणीय दूरी की जानकारी होनी चाहिए। एक को हम कहते हैं अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड और दूसरे को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या होता है कि पृथ्वी के ग्लोब पर, ग्लोब क्या है तो पृथ्वी का मॉडल है, तो पृथ्वी के ग्लोब पर विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अब प्रश्न आएगा कि विषुवत रेखा क्या है, तो पृथ्वी के ग्लोब पर शून्य अंश के अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। यानी कि इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे कि ये पृथ्वी है तो इसके लगभग बीचों बीच जाना एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसका मान 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। अब ये जरा देखिए, विषुवत रेखा ये 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है। अब ये देखिए जरा, इसमें ये 0 डिग्री में है जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त हम कहते हैं, और इससे जो उत्तर के तरफ है इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और इससे दक्षिण की तरफ जो है ना इसको दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। तो इससे जो है ना यहाँ उत्तर में 23.5 डिग्री पे जो एक रेखा है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और 66.5 डिग्री पे जो रेखा है उसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं। उसी तरीके से दक्षिण में 23.5 डिग्री साउथ है, ये मकर रेखा कहलाती है, और ये 66.5 डिग्री साउथ है, इसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं। आगे अगर हम चले तो देखिए दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है। अब देशांतर रेखा की बात करते हैं, तो देशांतर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं उसे देशांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे कि ये देख लीजिए, ये है आपका उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव, तो इसको मिलाने वाली जो रेखा है वह है क्या देशांतर रेखा। शून्य अंश 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, और इसी के अनुसार समय का निर्धारण होता है। इससे जितना पूरब में जाएंगे समय बढ़ेगा और जितना पश्चिम में जाएंगे समय उतना घटेगा। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर के ठीक उल्टे विपरीत में 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। सामान्यतया यानी कि जनरली 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। यानी कि कहने का मतलब ये कैसे होता है वो इसको ये जरा ऐसे समझिए, जैसे कि ये है 360 डिग्री, इस पूरे में 360 डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को टाइम लगता है लगभग 24 घंटे,
तो 24 से अगर हम इसको भाग करें तो 24 से भाग करने के बाद कितना होता है 15, तो 15 डिग्री 1 घंटे में। तो 1 घंटे में जब 15 डिग्री घूमती है यानी कि 60 मिनट में 15 डिग्री, तो 1 मिनट में 15 चौके 60, यानी कि 1 मिनट में 1 डिग्री में 4 मिनट का समय होता है। अब अगर हम बात करें कर्क रेखा की, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, विषुवत रेखा के उत्तर की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। और मकर रेखा की अगर बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो विषुवत रेखा के दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि शून्य अक्षांश यानी कि 0 डिग्री की जो विषुवत वृत्त है और 0 डिग्री का जो प्रधान याम्योत्तर रेखा है वो अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटती है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अब आगे हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया गया है। सबसे ऊपर की जो परत है उसको कहते हैं भूपर पट्टी, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्रस्ट। उसके नीचे है मेंटल और उसके नीचे है कोर। तो सबसे पहले हम जानते हैं भूपर पट्टी के बारे में। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है और इसे सियाल परत भी कहते हैं। सियाल का मतलब है Si यानी कि सिलिका और Al यानी कि एल्युमिनियम। सिलिका और एल्युमिनियम की इसमें प्रमुखता होती है, इसलिए इसे सियाल भी कहते हैं। अब आगे देखिए, दूसरा जो है भूपट्टी के नीचे मेंटल है। मेंटल है यह पृथ्वी की मध्य परत है यानी कि बीच में है। इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है और इसके मोटाई की अगर बात करें तो ये लगभग 15 से 20 किलोमीटर के बीच में है। सॉरी 8 से 20 किलोमीटर के बीच में है। इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है और इसमें इसके परत को इसमें जो मुख्य है वह है सीमा। Si मतलब सिलिका, Ma मतलब मैग्नीशियम, सीमा। उसके बाद इसके केंद्रीय भाग यानी कि जिसको हम कोर कहते हैं वो क्या है, उसमें मेन रूप से निकेल और फेरियम यानी कि आयरन की मात्रा पाई जाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी के नीचे जाने पर हर एक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। उसके बाद अगर बात करें तो पृथ्वी के बाह्य सतह यानी कि बाहरी सतह को निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला है स्थल मंडल, दूसरा है जल मंडल और तीसरा है वायुमंडल और चौथा है जैव मंडल। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्थल मंडल की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिथोस्फेयर। पृथ्वी की संपूर्ण बाहरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है। स्थल मंडल की जो सबसे अधिक ऊंचाई है वह है माउंट एवरेस्ट, जो कि है 8,848 मीटर। वर्तमान में यह 8,848.86 मीटर तथा अधिकतम गहराई है मेरियाना गर्त, जो कि लगभग 11,033 मीटर है। यानी कि कह सकते हो कि माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ये गहराई है। पृथ्वी के धरातल पर लगभग 70.8% भाग पर जल और 29.2% भाग पर स्थल का विस्तार है। यानी कि आप इसको इस तरीके से समझिए, जैसे कि यह है पृथ्वी। अब इसमें ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये है 29.2%। सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा ये स्थल है और बाकी ये जो है ना आपका 70.8% ये है जल।
उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद बात आ जाती है चट्टान की, यानी कि रॉक। पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाले कठोर पदार्थ को शैल यानी कि चट्टान कहते हैं। चट्टान को उसके उत्पन्न होने के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है आग्नेय शैल, जिसको इग्नेशियस रॉक कहते हैं। फिर है अवसादी शैल यानी कि सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा है रूपांतरित शैल यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक। ध्यान दीजिए, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल। आग्नेय शैल क्या होता है, अब इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ आग्नेय शैल मैग्मा तथा लावा के जमने से आग्नेय शैल का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान को ही प्राथमिक शैल भी कहते हैं। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पेग्माइट, डायोराइट, ग्रेवो आदि आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। अब है अगला अवसादी शैल। अवसादी शैल क्या होता है कि इसका निर्माण शैलों के क्षरण से यानी टूटने फूटने से, यानी कि जब आग्नेय शैल टूटता फूटता है तो उससे जैन अवसादों के लगातार जमा होने रहने से जैन जिस शैल का निर्माण होता है उसे अवसादी शैल कहते हैं। अवसादी शैल परतदार होती है। अवसादी शैलों में वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। अवसादी शैलों में खनिज तेल भी पाया जाता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक की चट्टान आदि अवसादी शैल के एग्जाम्पल हैं। यानी कि हमारे घरों में जो फर्श लगाई जाती है बलुआ पत्थर की होती है, वो भी एक अवसादी शैल का ही उदाहरण है। उसके बाद आगे की अगर बात करें तो अगला है रूपांतरित शैल। रूपांतरित शैल क्या होती है, तो रासायनिक क्रियाओं, ताप, दाब आदि के कारण आग्नेय एवं अवसादी शैलों के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, जिसे रूपांतरित अथवा कायांतरित शैल कहा जाता है। रूपांतरित अथवा कायांतरित, जिसकी काया पलट हो जाती है, उसे कायांतरित शैल कहते हैं। इसका उदाहरण है स्लेट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट, फाइलाइट और नीस आदि ये रूपांतरित शैलों के उदाहरण हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ज्वालामुखी की। तो ज्वालामुखी धरातल पर स्थित प्राकृतिक छिद्र है, जिसे पृथ्वी के अंदर से मैग्मा, राख, जलवाष्प और अन्य गैसें बाहर निकलती है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ यानी कि पृथ्वी के गर्भ से, पृथ्वी के केंद्र में स्थित तरल पदार्थ जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। एंडीज पर्वतमाला पर एंकाकागुआ ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी पर्वत है। मृत मतलब क्या होता है, अब इसकी बातें हम जानेंगे। मृत ज्वालामुखी पर्वत है, यानी कि इसमें कभी भी उद्गार नहीं होता, कभी भी यह विस्फोट नहीं होता है। जो ज्वालामुखी उसे मृत ज्वालामुखी के नाम से हम जानते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी। अब देखिए ज्वालामुखी के विभिन्न प्रकारों की बात करते हैं, जिसमें पहला है सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिनसे अक्सर उद्गार होता रहता है, यानी कि जो फूटता रहता है। अमेरिका के हवाई द्वीप स्थित किलायू संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद अगर बात करें तो भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित एस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। दूसरा है प्रसुप्त यानी कि डोरमेंट ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो वे ज्वालामुखी हैं जिनमें पिछले कुछ समय से उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में उद्गार यानी कि उसके विस्फोट होने की संभावना है। माउंट सेंट हेलेंस प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। तीसरे प्रकार की जो ज्वालामुखी है उसका उदाहरण है मृत, यानी कि उसका नाम है मृत यानी एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जिनमें प्राचीन समय में कभी उद्गार हुआ था, लेकिन आगे उद्गार होने की संभावना नहीं है। मृत ज्वालामुखियों में पाकिस्तान का
कोह सुल्तान, ईरान का दामवंद, म्यांमार का पोपा, अफ्रीका का कुलाल व किलीमंजारो, इक्वेडोर का चिम्बराजो आदि प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर के तटीय भागों में सर्वाधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को अग्निवलय यानी कि फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि अग्निवलय, प्रशांत महासागर के तटीय भागों को अग्निवलय क्यों कहते हैं? क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसके बाद बात आती है भूकंप। भूकंप क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के माध्यम से धरातल पर होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। भू मतलब पृथ्वी और कंप मतलब कांपना, यानी कि पृथ्वी के अंदर में जो हलचल होती रहती है उसके कारण जो पृथ्वी में कंपन होता है उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप के दौरान 3 प्रकार के तरंगें निकलती हैं, मुख्य रूप से P अथवा प्राथमिक तरंगे, S अथवा द्वितीयक तरंगे, L अथवा सतही यानी कि सरफेस की तरंगे। P तरंगे पृथ्वी के अंदर सभी माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं, S तरंगे मात्र ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं और L तरंगे ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। L तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। अधिक केंद्र पर P तरंगे सबसे पहले पहुंचती है और समुद्र के अंदर भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहा जाता है। सुनामी क्या है? तो समुद्र के अंदर भूकंप द्वारा उत्पन्न जो लहर होती है उसी को सुनामी कहते हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है और भूकंप तरंगों को जिस यंत्र से नापा जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंपों को मापने के लिए रिक्टर स्केल यानी कि परिमाण का प्रयोग किया जाता है। मर्केली स्केल यानी कि तीव्रता और राशि फेरल स्केल का प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम बात करें विभिन्न तरह की स्थल आकृतियों की, तो आइए हम शुरू करें विभिन्न तरह के स्थल आकृति। तो आज विभिन्न तरह के स्थल आकृति में हम पर्वत के बारे में जानेंगे और इससे आगे की वीडियो में हम बाकी के जन स्थलाकृति और उससे आगे की बात जानेंगे। तो देखिए, धरातल पर पृथ्वी के अंतर्जात यानी कि अंदर में उठने वाली बल और बहिर्जात यानी कि बाहर वाले बल के कारण विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। स्थल की आकृतियों का निर्माण हुआ है, कभी जाए ना टकराने से तो कभी जाए ना आपस में। देखिए, हम लोग ही सिर्फ लड़ाई नहीं करते हैं, लड़ाई तो ये लोग भी करते हैं, लेकिन लड़ाई जब करते हैं तो ये निर्माण करते हैं, हम लोग जब करते हैं तो विनाश करते हैं। और हम लोग जब इनके साथ कोई जाए ना जो करते हैं, गलत करते हैं, तो ये हमारे साथ हमसे बदला जाए ना लेता है, कभी बाढ़ के रूप में, कभी भूकंप के रूप में, कभी कुछ कभी कुछ। पर्वत की अगर बात करें तो पर्वत को कहते हैं माउंटेन। पर्वत धरातल का वह विशिष्ट रूप है जो सामान्य तल से ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला होता है। इसका शिखर संकुचित क्षेत्र होता है यानी कि सबसे कम चौड़ा क्षेत्र होता है, यानी कि इस तरीके से ये इसका शिखर होता है, संकुचित क्षेत्र वाला होता है। निर्माण के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। पहला है अवरोधी अथवा ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत का निर्माण तनाव अथवा खिंचाव की शक्तियों के कारण हुआ है। बास जेस पर्वत जो कि फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में है और साल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में है, ब्लॉक पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। उसके बाद दूसरा जो पर्वत का प्रकार है उसे कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत का निर्माण चट्टानों के अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है। भारत की विंध्याचल, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, स्पेन की सियरा नेवादा तथा अमेरिका की गैसा एवं बूटे घर्षित पर्वत के उदाहरण हैं, यानी कि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं।
उसके बाद है मोरदार या बलित पर्वत, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन। मोरदार पर्वत का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों यानी संपीड़न के कारण पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के मुड़ने से होता है। भारत का हिमालय, रूस का यूराल, उत्तर अमेरिका का रॉकी तथा दक्षिण अमेरिका का एंडीज मोरदार पर्वत के उदाहरण हैं। भारत का अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत यानी कि सबसे पुराना मोरदार पर्वत है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची जैन शिखर है गुरु शिखर। एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां और वो कहाँ स्थित है सर्वोच्च बिंदु, तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, यह कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज, ये पर्वत श्रेणियों के नाम हैं। ये कहाँ है तो पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में, और इसका सबसे सर्वोच्च बिंदु है, सबसे ऊंची शिखर है वो एंकाकागुआ है। दूसरे नंबर पे है रॉकी पर्वत श्रेणी, ये पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में ही है। यह है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एल्बर्ट। तीसरे नंबर पे है हिमालय काराकोरम हिंदुकुश, ये दक्षिण मध्य एशिया में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है क्योस्यूस्को। उसके बाद है पांचवा ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत, ये है अंटार्कटिका में, इसकी सबसे ऊंची चोटी है विंसन मैसिफ। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो है आपका अल्टाई माउंटेन्स मध्य एशिया में, इसकी सबसे ऊंची चोटी है आपका बेलुखा, माफ़ कीजिएगा एक बीच में छूट गया, तिएन शान कहाँ है ये दक्षिण मध्य एशिया में और इसकी सबसे ऊंची चोटी है पिक पोबेडी। उसके बाद है यूराल पर्वत श्रेणी, ये मध्य रूस में है, नेरोडान्या इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कम चटका श्रेणी, ये पूर्वी रूस में है, क्यूलचेव्स्काया सोपाका, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। फिर है एटलस पर्वत, ये कहाँ पे है तो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है, टाउ ब्रकल इसकी सबसे ऊंची चोटी है। बर्खोयानस्क पर्वत, ये कहाँ है पूर्वी रूस में है, मास खाया इसकी सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी भारत में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। उसके बाद अगर बात करें हम तो सियरा माद्रे ओरिएंटल ये कहाँ है तो मैक्सिको में, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है पोटोसी। जाग्रोस पर्वत श्रेणी, ये कहाँ है ईरान में, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है देना यानी कास मस्तान। एल बुर्ज, ये कहाँ है ईरान में, दामवंत इसकी सबसे ऊंची चोटी है। स्कैंडिनेवियन रेंज, ये पश्चिमी नॉर्वे में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गैल ढोपीजेन। ड्राकेंसबर्ग, ये दक्षिण अफ्रीका में है, टवाना एंटेलेन्यान, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। काकेसस, ये रूस में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है अल्ब्रूस, पश्चिमी चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अलास्का श्रेणी है, अलास्का यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का ये भाग है। माउंट मैकिनले यानी कि डेनाली इसकी दक्षिणी चोटी है जो कि सबसे ऊंची चोटी है। कास्केड रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में है, ये माउंट रेनियर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। एपेनाइन ये इटली में है। कोर्नो ग्रेंडे ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। फिर उसके बाद है
अल्पेशियंस। अल्पेशियंस ये पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिचेल, और उसके बाद है आल्प्स, ये मध्यवर्ती यूरोप में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम मोंट ब्लैंक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले भाग में हम जानेंगे पठार के बारे में और उससे आगे की बात। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, टेक सेफ। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।